नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। कृषि कानून को लेकर चल रहे किसान आंदोलन को 70 दिन बीत गए हैं, लेकिन समाधान कब निकलेगा यह सवाल अभी तक बरकरार है। कानून पर बात न बनती देख करके किसानों ने 6 फरवरी को देश भर में चक्का जाम का ऐलान कर दिया है। तो सरकार ने दिल्ली से सटे बॉर्डर पर सुरक्षा और कड़ी कर दी है। अब 26 जनवरी को हुई हिंसा के बाद सरकार सुरक्षा में कोई चूक नहीं होने देना चाहती, लिहाजा आंदोलन वाले बॉर्डर पर कई लेयर की सुरक्षा की गई है। बैरिकेडिंग के अलावा सड़क पर लिंटर डालकर कीलें बिछा दी गई हैं ताकि किसान अपने वाहनों के साथ आगे न बढ़ सके। सड़क पर बैठे किसान अपनी रणनीति को बना रहे हैं तो विपक्ष सरकार को सदन में घेर रहा है। राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही सदन में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया है और चर्चा की मांग भी है। विपक्ष के हंगामे को देखते हुए कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने सदन का समय बर्बाद करने का आरोप भी लगाया। तो किसान आंदोलन से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर बड़ी बहस में खास मेहमानों के साथ चर्चा आगे बढ़ाएंगे। 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर परेड के दौरान आए तूफान की वजह से सदमे में किसान थे। सन्नाटे और खामोशी को चीरते हुए एक बार फिर खड़े हुए। सिंघू बॉर्डर से अन्नदाता ने ऐलान किया है, सरकार की साजिशों के खिलाफ फिर से मोर्चा खोला जाएगा। 6 फरवरी को देश भर में चक्का जाम किया जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा ने 1 फरवरी की बैठक में फैसला लिया है, जब तक पुलिस और प्रशासन किसानों के आंदोलन के खिलाफ उत्पीड़न को नहीं रोकेगा, तब तक सरकार के साथ कोई औपचारिक बातचीत नहीं होगी। दिन नहीं बचे। किसान को इन चालाकियों से आपकी चालाकियां भी तोड़ी जाएंगी, आपका अहंकार भी तोड़ा जाएगा। और आज आंदोलन दोबारा 26 के बाद जिस स्टेज में पहुंच गया है, आप देख रहे हो चारों तरफ से खबरें आ रही है। दिल्ली देहात के गांव-गांव खड़े हो गए। वहीं दिल्ली पुलिस भी बॉर्डर पर आंदोलनकारियों की किसी भी हरकत को हल्के में नहीं ले रही है। देश के 2 राज्यों की बॉर्डर पर अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से भी खतरनाक घेराबंदी की गई है। किसानों को रोकने के लिए जमीन में लोहे के कांटे डाले गए हैं। कंक्रीट और लोहे की ऐसी बैरिकेडिंग और तारबंदी है कि राजधानी को सिपाहियों ने मजबूत किले में तब्दील कर दिया हो। जैसे था वैसे पैसा लंगर का काम है ना, हमारे को नहीं यहाँ से घुस जाएगा हमारे। तो आज की बड़ी बहस को आगे बढ़ाएं उससे पहले आज के अहम सवाल उस पर भी नजर डालते हैं। पहला सवाल यह है आज की बड़ी बहस का कि किसानों को रोकने के लिए सड़क पर कील बिछाना कितना सही है। बिजली, पानी और अन्य व्यवस्थाओं को बंद करने से क्या किसान आंदोलन कमजोर होगा, ये दूसरा सवाल है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि 70 दिन बीत गए हैं, अब बातचीत के लिए आखिर आगे कौन बढ़ेगा। तो आज इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द आज की बड़ी बहस रहेगी और बड़ी बहस के यही अहम सवाल हैं कि बिजली, पानी, इंटरनेट बंद करने से क्या माना जाए कि आंदोलन कमजोर हो जाएगा। सवाल इस बात का भी है कि आखिर चर्चा आगे बढ़ेगी कैसे और कैसे इस आंदोलन और इस सारी चीज़ों का जो हल है वो निकलेगा। आज इसी पर चर्चा करते हैं। कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़ गए, उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। बालमुकुंद शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। बालमुकुंद शर्मा जी, आपका भी बहुत स्वागत है इस चर्चा में। रणबीर लोहान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं इनेलो के। रणबीर लोहान जी, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में। केसी मलकानिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। केसी मलकानिया जी, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में। और भरत बेनीवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, किसान नेता हैं। भरत बेनीवाल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। भरत बेनीवाल जी, आपसे ही शुरुआत करेंगे क्योंकि 70 दिन बीत गए हैं और अभी आप लोगों की तरफ से ये भी कहा गया है कि अब इस आंदोलन को और मजबूत करते हुए चक्का जाम भी किया जाएगा। कैसे देख रहे हैं, क्योंकि अभी बातचीत का रास्ता तो फिलहाल बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कैसे देख रहे हैं इस आंदोलन को अब और आगे क्या रणनीति रहने वाली है, कैसे निकलेगा समाधान?
नमस्कार जी, मैं इंडिया न्यूज़ हरियाणा का जो समय समय पर किसानों की आवाज़ उठाता है, धन्यवाद करता हूं और आपके दर्शकों को भी मैं नमस्कार करता हूं। एक तरफ तो भारत के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि हम किसानों के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं, एक फ़ोन की कॉल दूर है, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी अपने ही देश के अन्नदाता के लिए किल्लें गाड़ी जा रही हैं, बैरिकेड लगाए जा रहे हैं, जैसे वो कोई किसी ऐसे देश के या कोई विदेशी हैं या इस देश के दुश्मन हैं। उनके बिजली पानी बंद किए जाते हैं, उनकी इंटरनेट सेवाएं हरियाणा के अंदर बंद कर दी गई है। तो ये व्यवहार प्रधानमंत्री जी कहते कुछ हैं और करते कुछ है। ये साबित हो चुका है कि प्रधानमंत्री एक षड्यंत्र के तहत किसानों के साथ यहाँ कोई ना कोई साजिश रच रहे हैं ताकि किसानों के ऊपर दमनकारी नीति अपना करके ये आंदोलन को तोड़ा जाए। अब जो 1 फरवरी को किसान संयुक्त मोर्चे ने बैठक की है, तो प्रधानमंत्री के द्वारा या भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा जो लोकतांत्रिक तरीके अपनाए जा रहे हैं, जो दमनकारी नीति अपनाई जा रही है, जो किसानों के ऊपर क्रश किया जा रहा है, उसके विरोध में 70 दिन हो चुके हैं। हमारे 150 के करीब किसान मर चुके हैं और प्रधानमंत्री का हृदय नहीं पसीजा। इसलिए अब 6 तारीख को हमने अपनी आवाज बुलंद करने के लिए हिंदुस्तान के अंदर चक्का जाम का आह्वान किया है। तो ये 6 तारीख को जो चक्का जाम होगा, यदि फिर भी सरकार नहीं चेती तो इससे आगे भी आंदोलन को तेज किया जाएगा। हम ये बता देना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी, ये आंदोलन आपकी जड़ों में बैठ चुका है। आपने एक षड्यंत्र लाल किले के अंदर रचा था ताकि उस षड्यंत्र के तहत हिंदू और सिखों को लड़ाया जाए और इस आंदोलन को तोड़ा जाए। वो आपका षड्यंत्र बिल्कुल नंगा हो चुका है, आपका चेहरा नंगा हो चुका है। अब ये भाईचारा जो दोबारा से कायम किया है और आंदोलन दोबारा से हरियाणा ने आपकी साजिश को समझ करके अब हरियाणा पूरी तरह बॉर्डरों के ऊपर आ चुका है। सभी गांवों के अंदर खाप पंचायतें इकट्ठी होकर के जब उसने ये देख लिया कि ये सरकार किसान विरोधी है, मजदूर विरोधी है, किसान व्यापारी विरोधी है, हर तबके के विरोधी है, इसलिए अब इस सरकार के खिलाफ आंदोलन के सिवा कोई रास्ता नहीं बचता। ठीक है, तो सड़कों पे आके चलिए अब ये प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी, एक तरफ तो ये भी कहा गया कि भाई चलिए प्रधानमंत्री एक तो किसानों से 1 कॉल की दूरी पर हैं, लेकिन दूसरी तरफ वहां पर इंटरनेट सेवा बंद हो गई, वहां पर पानी की व्यवस्था नहीं है, वहां पर अब 12 लेयर की 14 लेयर की सुरक्षा है, कीले बिछा दी गई हैं। कैसे निकलेगा समाधान? इस तरीके से तो नहीं लगता कि निकल पाएगा। वीरेंद्र चौहान जी। आयुष भाई, जिस तरह के शब्दों का प्रयोग अभी भरत बेनीवाल जी ने किया और आपकी रिपोर्ट में भी एक शब्द या वाक्य प्रयोग था जिस पर मुझे आपत्ति है, ये कहना कि सरकार कोई साजिश कर रही है, इससे ज्यादा नकारात्मक सोच, इससे ज्यादा विध्वंसक सोच और इससे ज्यादा निराधार कोई बात हो नहीं सकती। प्रधानमंत्री, केंद्र की सरकार इस किसान आंदोलन के प्रति कितनी संवेदनशीलता के साथ पेश आ रही है, ये सारा देश लगातार देख रहा है। आंदोलनकारी, उनके समर्थक प्रधानमंत्री को नाम लेकर गालियां दे रहे हैं, उनके खिलाफ उनके मरने की कामनाएं कर रहे हैं, लाल किले पर विश्वासघात करके चले जाते हैं, वहां पर उस पवित्र पावन सम्माननीय स्थान पर निशान साहब टांगते हैं अभद्रता के साथ, जहां पर इस देश की स्वाधीनता और इस गणतंत्र का प्रतीक तिरंगा लहराया जाता है। इतना कुछ होने के बाद भी सरकार ने कोई कड़ा कदम इसलिए नहीं उठाया, इसलिए सख्ती नहीं बरती क्योंकि सरकार किसान आंदोलनकारियों को ये मानती है कि वे अपने ही लोग हैं, हमारे अपने नागरिक हैं, हमारे अपने किसानों। लेकिन वीरेंद्र चौहान जी, जिनको अपना मानते हैं उनके सामने कीले क्यों बिछा दिए हैं, 12 लेयर की सुरक्षा क्यों कर दी है, और 1 फोन कॉल की दूरी में आप कहते हैं कि है और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि भाई सामने कीले लगी हुई हैं, कैसे जाएंगे?
आयुष भाई मेरी बात पूरी अगर आप होने नहीं देना चाहते तो अलग बात है, वरना मुझे कह लेने दीजिए पहले। मैं ये कह रहा हूं क्योंकि आंदोलनकारी किसान भी इस देश के किसानों का ही एक वर्ग है। हमारे ही किसानों में से कुछ लोग कुछ भटके हुए, कुछ भरमाए हुए, कुछ गुमराह किए हुए मित्र वहां पर हैं, क्योंकि वो भारत के नागरिक हैं। इसीलिए सरकार ने कोई उस तरह की सख्ती नहीं दिखाई जो उस दिन लाल किले पर दिखाई जा सकती थी, जो और मौकों पर जब अभद्रता की गई दिखाई जा सकती थी। आंदोलनकारियों से ये जानते हुए भी कि उनकी मांगों में गैर प्रजातांत्रिक जिद शामिल है, इस सरकार ने लगातार 14 चरण की बातचीत की है। उनसे कहा है कि आपकी जो जो आशंकाएं हैं हम उनको निर्मूल करने के लिए, उनको समाप्त करने के लिए हर उपाय करने के लिए तैयार हैं। हम पर जो गैर प्रजातांत्रिक होने का आरोप लगाते हैं वे अपने गिरेबान में झांके। गैर प्रजातांत्रिक वे हैं जो इस देश की बहुमत वाली सरकार और संसद द्वारा संविधान में दिए गए संवैधानिक तरीके से बनाए गए कानूनों को हटाने की जिद कर रहे हैं। हमारा ये कहना है। दूसरी बात, सवाल कीलों का है। कीलों का आपने किया कि कीलें क्यों ठोक दी गई, बैरिकेड क्यों बना दिए गए। आयुष जी, कीलें हों या बैरिकेड हों, ये किसान के लिए नहीं है। मैं ये बहुत स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं आपको। किसान के लिए नहीं है और संवैधानिक तरीके से व्यवस्था में रह करके प्रदर्शन करने के अपने अधिकार का उपयोग करने वालों के लिए नहीं है। लेकिन जो नियम तोड़कर, जो जबरदस्ती दिल्ली में घुसकर या किसी भी आबादी वाले क्षेत्र में ट्रैक्टर चलाकर जबरन घुसने का प्रयास करेगा, उसको रोकना ही पड़ेगा। आपको मालूम है आंदोलनकारियों की वो एक वाक्य और बोल लेने दीजिए मुझे। आंदोलनकारियों की उस लीडरशिप ने ये स्थिति पैदा होने दी है कि कीलें ठोकनी पड़ी या बैरिकेड लगाने पड़े, जिसने पूरे देश को ये विश्वास दिलाया था कि 26 जनवरी को शांति से। एक सवाल और वीरेंद्र जी, उसका जवाब दीजिएगा, बहुत शार्पली जवाब दीजिएगा, अभी बाकी मेहमानों का मैं रुख कर लूंगा। वीरेंद्र जी देखिए, वीरेंद्र जी मुझे ये बताइए, ठीक है मैंने मान लिया कि आपने उनके लिए लगाया, किसानों के लिए नहीं लगाया, कम से कम आप ये मान रहे हैं कि चलिए ठीक है किसानों के लिए नहीं है, जो लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन कर रहा है वो कर सकता है, लेकिन भाई उनको बिजली पानी तो दे दीजिए। बेसिक कम्युनिटीज भी नहीं देंगे क्या? विरोध प्रदर्शन के दौरान ये व्यवस्थाएं तो करिए। बिजली पानी क्यों काट दिया उनका? इंटरनेट चलिए बंद कर दिया, मैं मान सकता हूं कि वहां से आप ये कहेंगे कि कुछ गलत स्प्रेड हो सकता है, भाई बिजली पानी तो दीजिए ना उनको, वो क्यों काटा आपने? सुन लीजिए, जो लोग ट्रैक्टर दौड़ाकर इस देश के जो सुरक्षा कर्मी हैं, पुलिस कर्मचारियों पर चढ़ाते हुए वीडियो पर देखे गए, जो हुड़दंग करके लाल किले में घुसते देखे गए, जो हुड़दंग करके देश को कोसते हुए तिरंगे की फ्लैग पोस्ट पर चढ़कर के तिरंगा फेंकते हुए देखे गए, उनके प्रति किसी प्रकार की मैं नहीं समझता कि रियायत की आवश्यकता है। तो ठीक है ना वीरेंद्र जी, आप ये तो मानते हैं ना कि उसमें सारे लोग तो वैसे नहीं ना, कुछ तो हैं जो शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं, जिनको आपने अनुमति दी है, क्या ठीक है आप करिए, उसके आगे हमने बैरिकेड लगाया है। जो जिनको आप आइडेंटिफाई कर चुके हैं उनको उठा के जेल में डालिए। उनको आप उठा के जेल में डालेंगे नहीं, उनकी बेसिक कम्युनिटीज जो उनको चाहिए वो आपने कट कर दिए, ये कहते हुए कि उनके बीच में ऐसे लोग हैं इसलिए हम किसी को नहीं देंगे। हम कार्रवाई करने के लिए निकले हैं तो राहुल गांधी की पार्टी की पंजाब सरकार ने एक पूरी फौज वकीलों की खड़ी कर दी है कि हुड़दंगियों के बचाव में दिल्ली की अदालतों में जाकर के खड़े हो जाइए। हमारा सामना कैसे गैर प्रजातांत्रिक लोगों से हो रहा है, आप देखिए तो सही। नहीं, लेकिन वीरेंद्र चौहान जी, जब आपने शुरुआत के संबोधन में आपने ये कहा कि आप मानते हैं कि ये किसान है, इसके अंदर कुछ वो लोग हैं जो कि भूले भटके हैं, जो पहुंच गए प्रदर्शन करने, भाई उनको देंगे नहीं, बिजली पानी भी नहीं देंगे उनको, तो आप ये मानते हैं कि उसमें वो इस चीज के हकदार नहीं, उनको कोई सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए, हाँ या ना? वहां बिजली पानी जहां वो बैठे हैं वहां बिजली मिलना, बिजली के कोई मीटर लगे हैं क्या? उनका अधिकार है क्या? पानी तो भिजवा दीजिए, पानी भी मंगवाना पड़ रहा राकेश टिकैत को कि गांव से आ जाए, चलिए बिजली का भी बता दिया, मीटर नहीं लगाए, केवल इमोशनली पानी तो भिजवा दीजिए कम से कम, पानी क्यों रोक दिया? आपको किसी को पानी की कमी नहीं है, किसी को कोई सुविधाओं की कमी नहीं है, आलीशान प्रदर्शन हो रहा है, आप जानते हैं। ठीक है वीरेंद्र जी, प्रदर्शन हो रहा है वीरेंद्र जी, ठीक है, चलिए बाल मुकुंद जी, जिनको आइडेंटिफाई कर लिया उनको आपकी सरकार बचाने में लगी हुई है, पूरी वकीलों की फौज आपने खड़ी कर दी है,
फिर कैसे निकालें उन लोगों के बीच में से जो लोग इस तरीके की घटनाओं के लिए जिम्मेदार थे? बालमुकुंद जी। हाँ, मैं बोलूंगा अभी। काफी समय दिया आपने बीजेपी के प्रवक्ता को, उम्मीद करता हूँ इतना समय भी दे ताकि हम इनको बेनकाब कर सकें। हमारे देश पिछले 70 साल का वर्णन करना चाहूंगा, क्योंकि हमने जब आजादी की लड़ाई लड़ी, काफी लंबा संघर्ष रहा। वो ये आज मैं खुशकिस्मती है, मैं आपके टीवी चैनल पर बोल रहा हूँ कि हमारी पार्टी ने लड़ी, कांग्रेस ने लड़ी। वो मुझे इसलिए कहना पड़ेगा क्योंकि बलिदानी की क्या कीमत होती है, क्या अहमियत होती है, वो हम जानते हैं। कि आपने सवाल पूछा कि वकीलों की फौज खड़ी कर दी। हम सब भी वकालत करते थे, जो संघर्षशील साथी जेलों में चले जाते थे, और हम आज भी वकालत करेंगे जो हमारे संघर्ष के साथी जेलों में हैं। आप एक बिल्कुल पंडित जी, बस ये आप सुनिए, आप बीच में ना बोलिए, आप बता देना मुझे। आप सुनिए मेरी बात कि बलिदान जो देश को दिया है वो तो कांग्रेस जानती है, भाजपा तो कोई बलिदान में तो थी नहीं। भारत छोड़ो आंदोलन में जब अंग्रेजों के खिलाफ हमने आह्वान किया था गांधी जी ने, तो बीजेपी हिंदू महासभा ने कह दिया था कि हम इसमें आपका साथ नहीं देंगे। ठीक है, गोडसे को प्रोत्साहन करने वाले लोग हैं, वो एक अलग विषय है, उस पर भटक जाएगी हमारी डिबेट। आज का जो विषय है उस पर आ जाते हैं। जब हमारा देश आजाद हुआ, पूरे हिंदुस्तान में केवल किसानी एक ऐसा पैसा था जिसपे हम ये मानते थे कि किसानी और कृषि के आधार पर हम आगे बढ़ सकते हैं। बाकी जो विकास हुआ वो तो धीरे धीरे हुआ है। कृषि पहले दिन से थी, हमारी जीविका का साधन भी थी, और हमारी आजीविका के साथ साथ व्यापार का साधन भी कृषि थी। आज कृषि इतनी फली फूली है पिछले 70 साल में, जिस तरीके से हम श्वेत क्रांति लेके आए, हरित क्रांति लेके आए, और किसानों ने दिन रात मेहनत की है। आज बदकिस्मती ये है, हमारी ये जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, ये कोई ना किसानों की पार्टी है, ना गरीबों की पार्टी है, केवल व्यापारी वर्ग के कुछ लोगों द्वारा निर्मित। नहीं, ठीक है बालमुकुंद शर्मा जी, मुझे लगता है ये बातें कहते हुए बहुत समय हो गया, लेकिन बालमुकुंद शर्मा जी देखिए सवाल आते हैं, बिल्कुल कट टू कट सवाल पर रहते हैं। नहीं, एक सेकंड, वीरेंद्र चौहान जी, बालमुकुंद शर्मा जी से मुझे सवाल पूछने दिए। बालमुकुंद शर्मा जी, ठीक है, आप मुझे बताइए कि जब 26 जनवरी को घटना हुई तो सभी ने कहा, और आज तक कहते हैं ना, आपकी पार्टी का भी तो स्टैंड ये है ना कि जो हुआ लाल किले पर वो नहीं होना चाहिए था। इस बात को तो आप लोग मानते हैं ना, गलत था वो। तो आप ये बताइए कि जब उसके अंदर जो उपद्रवी लोग शामिल थे, जो कि किसान भी कह रहे हैं कि वो उनका हिस्सा नहीं है, अगर उन पर कार्रवाई करने की मंशा सरकार की है, तो आपके तरफ से या पंजाब के अंदर जहां आपकी सरकार है, वकीलों की फौज क्यों खड़ी कर दी आपने? उनके खिलाफ तो होने दीजिए ना कार्रवाई। जो लोग इसमें शामिल थे उनकी कोई वकालत नहीं करेगा। दीप सिद्धू उसमें शामिल है, जो भाजपा कार्यकर्ता आरएसएस का एजेंट है। झूठ मत बोलिए, बिना प्रमाण के मैं उसकी मेंबरशिप दूंगा नहीं, तो आप मुझे मुकदमा करना मेरे ऊपर। वो आपका मेंबर है। चौहान साहब बालमुकुंद जी को बोल लेने दीजिए। चौहान साहब बालमुकुंद जी को बोल लेने दीजिए। देखिए आप बोल रहे थे, वो बहुत धैर्यपूर्वक सुन रहे थे, सुनिए, थोड़ा सुनिए बालमुकुंद जी। मैं राष्ट्रीय चैनल पर मैं ये दावे के साथ कहता हूँ, दीप सिद्धू बीजेपी का कार्यकर्ता रहा है और आज तक भी है। ये अगर प्रमाण चाहेंगे ये कोर्ट में जाए मेरे खिलाफ, मैं प्रमाण दूंगा। आगे बोलिए जी, आप क्या पूछना चाहते थे मुझे? बालमुकुंद जी, मैं यही कह रहा हूं, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि उसके अंदर कुछ और लोग भी ऐसे थे जिनको आपकी पंजाब सरकार बचाने के लिए वकीलों को आगे कर चुकी है। अब कैसे उनके खिलाफ ये जो कार्रवाई है वो करें? मैं आपको बताता हूं, आप पूरी ध्यान से सुनिए। सरकार क्या चाहती है आज की डेट में? सरकार इस आंदोलन को तोड़ना चाहती है, और कांग्रेस, राहुल जी ने कह दिया कि आखिरी दम तक, आखिरी समय तक, जब तक तीनों कानून वापिस नहीं होंगे, कांग्रेस आपके साथ खड़ी है। तो साथ खड़े, हम तो स्पष्ट कर रहे हैं ना, हम कोई पीठ के पीछे बात नहीं कर रहे, हम कोई साजिश नहीं रच रहे। कांग्रेस इस आंदोलन के साथ खड़ी है, और हम जब तक ये 3 काले कानून रद्द नहीं होते, कांग्रेस बिल्कुल इस आंदोलन में किसान के साथ। ठीक है, रणबीर लोहान जी कैसे देख रहे हैं? एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री और किसानों के बीच में एक कॉल की दूरी है, लेकिन दूसरी तरफ 12 लेयर की 14 लेयर की सुरक्षा भी है, कीलें भी ठुकी हुई हैं। कैसे देख रहे हैं इस आंदोलन की आगे की दिशा क्या नजर आ रही है? लोहान साहब देखिए आयुष जी, बिल्कुल दोगला रवैया है भारतीय जनता पार्टी का। जैसे कि चौहान साहब भी कह रहे थे कि बिजली, हेलो जी सुन रहा हूं मैं, लोहान साहब आवाज सुन रहे हो ना? जी जैसे सर चौहान साहब ने कहा कि बिजली के मीटर नहीं लगे वहाँ पे, जब स्ट्रीट लाइट लगी हुई थी वो सरकारी सुविधाएं पूरे देश के लिए, न कि किसानों के लिए, अकेले के लिए। और स्ट्रीट लाइट भी अगर इन्होंने बंद कर दी, पानी की व्यवस्था बंद कर दी, क्योंकि मैं वहाँ 1.5 महीना लगातार रहा हूँ, उन किसान का दुख दर्द चौहान साहब को शायद नहीं पता होगा। और रही बात 26 तारीख की, इंटेलिजेंस एजेंसीज ने जब पहले ही बता दिया था कि असामाजिक तत्व इसके अंदर है, सरकार को उचित व्यवस्था करनी चाहिए, उन्होंने अपने ही आदमी 4-5 हजार आदमी भेज के और लाल किले की तरफ डाइवर्ट कर दिया उस मूवमेंट को,
जो इनको रूट दिया गया था किसान को, उस रूट पे तो उन्होंने पहले से ही बाधाएं लगा रखी थी और उसको डाइवर्ट किया 26 अपने लाल किले की तरफ। मैं ये पूछना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी से, इसका मतलब तो ये हुआ कि कोई भी 5-4 हजार आदमी किसी भी देश के आके हमारे लाल किले पे झंडा फहरा देंगे। क्या इस देश की बेइज्जती नहीं की है भारतीय जनता पार्टी ने? क्या इनका जो सुरक्षा तंत्र था वो कहाँ है? तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई किसान जब अपनी प्यार से 70 दिन से वहां बैठा है और किसी भी तरह का कोई वायलेंस नहीं, सिर्फ उसी दिन वो चीज क्या सुनियोजित नहीं था? मतलब ये कि किसान की बात को मान के सरकार को उचित व्यवस्था करनी चाहिए। जितनी भी बैठकें हुई है उस बैठक में एक बार भी सरकार के द्वारा ये निर्णय नहीं लिया गया कि हमें सोचना चाहिए या हम सोचेंगे। हम या मतलब जब संसद में कानून बना तो किसान को किसी भी नेता को वहां बुलाया नहीं गया, जबकि पहले कभी भी कोई भी कानून बना उस पर पहले डिबेट होती थी। फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में ऐसा देखा गया है कि इस कानून पे किसी भी तरह की कोई डिबेट नहीं हुई। ये एक काला कानून है और इस देश की गरिमा को बदनाम करने की बात है बीजेपी के द्वारा। ठीक है चौहान साहब, आप इनकी बात का जवाब दीजिएगा। मलकानिया जी भी मेरे साथ हैं, मैं एक कमेंट उनका लूंगा, उसके बाद मैं आपके पास आता हूं। केसी मलकानिया जी, क्योंकि इस समय जो स्थिति बनी हुई है उस स्थिति को देखते हुए क्या लग रहा है कि ये जो आंदोलन है, क्योंकि बातचीत से ही हम लोग हमेशा चर्चा करते रहे ना कि हल तो बातचीत से ही निकलना है, लेकिन अगर कीले ठुकी हो, 14 लेयर की सुरक्षा हो, किसान ये कह रहे हो कि साहब नहीं हम तो देखिए अब चक्का जाम करेंगे, सरकार हमारी बात नहीं सुन रही, तो हल निकलेगा कैसे? मलकानिया साहब, अभी स्थिति कैसी देख रहे हैं? और कीले ठोकने से, इंटरनेट बंद करने से, पानी की व्यवस्था ना वहां पे करने से, बिजली काटने से क्या हल हो जाएगा, समाधान निकल जाएगा? क्या वजह देखते हैं? देखो, किसान जो है हमारे देश का अन्नदाता है। इसने हरित क्रांति भी लाई है और दूध क्रांति भी लाई है, बहुत कुछ किया है। और जब ये आंदोलन में बैठे थे तो उस समय इनकी मांग थी कि एमएसपी पर लिखित गारंटी दी जाए और इसके साथ साथ 3 बिलों को वापस लिया जाए। परंतु बाद में धीरे धीरे किसान जो है उनकी मांगें बढ़ती गई। जैसे कहा कि पराली जो जलानी है उस पर जुर्माना लगाओ, उसको माफ़ करो, बिजली कानून में संशोधन ना करो। और सरकार जो है दबाव में आती रही और थोड़ी बहुत झुकती रही। उन्होंने कह दिया कि पराली जलाने पर जुर्माना नहीं लगेगा, एमएसपी की लिखित गारंटी दे देंगे, और थोड़ा बहुत तो झुकी है सरकार। और किसानों को ऐसा महसूस हुआ कि सरकार झुक सकती है, झुकाना चाहिए। ये इसका मसले का हल तभी होगा कि जब सरकार भी झुकती है, किसान भी थोड़ा झुकें और टेबल पर बैठकर ले देकर इस बात को निपटाएं। अब जहां तक बात है इतनी किल्लें ठोकने की या आंदोलन को भ्रमित करने की, तो इसका कारण तो यह है जो लाल किले पे हुआ उसको देखकर सरकार को थोड़ा सा कदम सख्ती से लेना पड़ा था। क्योंकि ये जो इन किसान नेता थे केस तो उसने कहा था कि लाल किले में इतना कुछ हो गया और एक गोली नहीं चली, तो उसमें भी ये था अब ये ना करें। और 6 तारीख को अगर ज़्यादा कुछ हो जाता है तो उन्होंने कहा हमने तो पहले चेतावनी दे दी थी और इन्होंने किया कुछ नहीं। अच्छा, योग किलेंग दिया तो ग्राम वाले भी 40 ग्राम वाले भी आंदोलन कर रहे हैं, तो कहीं झड़प हो जाए तो वो भी खतरनाक है। परंतु सरकार को थोड़ी बहुत सुविधाएं तो देनी चाहिए, किसानों को अपना मानकर उनका दिल जीत कर और आगे आना चाहिए और इस बात को बैठकर निपटाना चाहिए। तभी निपटकता दोनों बैठें और इस बात को निपटाएं। परंतु ये जो आंदोलन है जो पहले गैर राजनीतिक था, अब राजनीतिक रंग ले चुका है। इसमें आप पार्टी भी आ गई, कांग्रेस भी आ गई और शिवसेना भी आ गई, सब पार्टियां आ रही आगे। तो इससे जो किसान आंदोलन की जो दिशा है वो भी भटक रही है। इसलिए किसानों को चाहिए कि अपना हठधर्मी छोड़े और सरकार भी छोड़े और बैठकर बात करे। जब किसानों ये बिल 1.5 साल के लिए स्थगित कर दिया है, अब नए सिरे से इस पर विचार कर लो और इसको किसानों के साथ बैठकर समझाओ। इसका देश का भी नुकसान है, हमारी आर्थिक स्थिति भी बिगड़ेगी और दिल्ली इतना खर्च भी हो रहा है। किसान अपने खेतों में काम नहीं करेंगे तो अन्न कैसे उगाएंगे? इसलिए सरकार को और किसानों को दोनों को थोड़ा थोड़ा नजदीक आना चाहिए। राजनीतिक दलों को पीछे हटकर दोनों को समझाना चाहिए और इस समस्या का निपटान करना चाहिए। इसी में देश का हित है। नहीं तो सारे विश्व की निगाहें जो इस आंदोलन पे लगी है, बाहरले देश भी इसको देख रहे हैं, इसलिए चाहिए कि इसका निपटान करें।
बेनीवाल साहब कैसे निकलेगा भाई? देखिए थोड़ा तो झुकना ही पड़ेगा ना, एकदम ही स्ट्रिक्ट हो जाएंगे कि नहीं इससे कम पर हमको कुछ मंजूर नहीं है, तो फिर कैसे हम लोग उम्मीद करें? कुछ तो होना चाहिए ना, कुछ हल निकले, कुछ रास्ता निकले। थोड़ा आप चले, थोड़ा सरकार चले, या सरकार को ज्यादा चला लीजिए आप, थोड़ा 2 कदम कम चल जाइए, लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा ना कि बिल्कुल स्टिक हो गए कि नहीं इसके बिना तो भाई बात ही नहीं करनी हमें। कैसे होगा? आयुष जी, जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों के साथ, एक तरफ तो इनको किसान नहीं मानती, बीजेपी के प्रवक्ता ये कहते हैं कि ये तारें, किले, ये बैरिगेट सब उपद्रवियों के लिए, अराजकता फैलाने वालों के, उनके खिलाफ लगाई जा रही है, तो ये किसान तो उनकी मानती नहीं। इस सरकार का दोहरा चरित्र है, इनका बिजली पानी बंद कर रही है और इन किसानों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के गुंडे बलुआ करके भारतीय जनता पार्टी का एमएलए हमला करने के लिए आता है। भारतीय जनता पार्टी गाजीपुर बॉर्डर के ऊपर किसान नेता को मरवाने के लिए, किसानों को अंदर करने के लिए उनके ऊपर रात के 12 बजे हमले करते हैं। और जो शांति प्रिय आंदोलन कर रहे हैं, जो 70 दिन से अपनी आहुति दे करके और शांति प्रिय जो आंदोलन कर रहे हैं, उनके ऊपर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनको देशद्रोही बताती है और उनके ऊपर देशद्रोह के मुकदमे दर्ज करती है। और जो भारतीय जनता पार्टी ने आरएसएस के अपने गुंडे भेज करके और जो भारतीय जनता पार्टी के संरक्षक लोग लाल किले के अंदर जाकर के बात करिए, इसके बाद अगर आपने इस शब्द का प्रयोग आप मुझे कोई तमीज सिखाने वाले नहीं है। आपको भारतीय जनता पार्टी एक अज्ञानी व्यक्ति डिबेट में आ जाते हैं जो आरएसएस का भी नहीं जानते, वो यहाँ पर बदतमीजीपूर्ण भाषा बोलेंगे। आपको कोई लाइसेंस नहीं मिल गया इस देश की जनता के खिलाफ काला कानून बनाने के लिए। आप इस देश के प्रधानमंत्री किसान विरोधी है, इस देश के प्रधानमंत्री जन विरोधी है, इस देश के प्रधानमंत्री कोरोना काल के टाइम काले कानून बना करके इस देश की जनता को लूटना चाहते हैं, शोषण करना चाहते हैं, कारपोरेट घरानों को ये संरक्षक देते हैं और सिर्फ इनको कारपोरेट घराने दिखते हैं। यदि भारतीय जनता पार्टी कितने भी ठीक है बेनीवाल साहब देखिए, अब आपकी बात से ही मेरा सवाल है। आपने अभी जो बात कही बेनीवाल साहब, अभी आपने जो बात कही, ठीक है, अभी आपने जो बात कही बेनीवाल साहब, एक मिनट मेरी बात सुन ले। भरत बेनीवाल जी देखिए, मुझे ये बताएं बेनीवाल साहब, ठीक है, देखिए आक्रोशित होने से तो नहीं होगा ना, यहाँ चर्चा में बैठेंगे और यहाँ पर भी आक्रोशित होंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। बेनीवाल साहब मुझे बताएं, बेनीवाल साहब, भरत बेनीवाल जी मेरा सवाल सुन ले। आपने कहा कि ये जो प्रधानमंत्री हैं ये बिल्कुल पूरी तरह से जन विरोधी हैं। जब आपने ये मान ही लिया, अपने दिमाग में इसको बिठा लिया कि वो जन विरोधी हैं, फिर उम्मीद किससे कर रहे हैं आप? फिर तो मान के चलिए कि भाई जब तक इनकी सरकार रहेगी तो सुनने वाले नहीं, क्योंकि तो विरोधी है ना। तो हम क्या ये माने कि आप 2-2.5 साल 3 साल अभी जितने दिन रहेगी सरकार उतने दिन आप बैठे रहेंगे यहीं पर? क्योंकि आपने तो बना लिया ना माइंडसेट कि वो जन विरोधी ही है। सर्टिफिकेट आपने भी दिया ना बैठ के यहां पर अभी कि वो जन विरोधी है, प्रधानमंत्री जन विरोधी है। आपने ये कहा, अभी यहीं पर कहा कि प्रधानमंत्री जन विरोधी है, प्रधानमंत्री किसान विरोधी है। किसान ने कमर कस ली है। तो अब उम्मीद हम ना करें कि सरकार के इनसे तो कम से कम किसान की तरफ से आप इस बात को कह रहे हैं ना जिम्मेदारी के साथ, कि अब उम्मीद नहीं है आपको सरकार से किसका कोई वो हल निकालेगी। एक भारत जलाओ पार्टी है और तो अब उम्मीद ही नहीं है। चलिए अब यहां से उम्मीद खत्म है। ठीक है, आपके इस स्टेटमेंट से मुझे समझ में आ गया कि रुख क्या है। चलिए ठीक है बेनीवाल जी कम से कम बातचीत के लिए तो अब रास्ते नहीं खुले हो सकते हैं। अब बातचीत तो क्या करेंगे आप? जब वो जन विरोधी हैं तब अब बात ही खत्म हो गई ना। बीरेन चौहान जी, अब आगे क्या है? अब आप जन विरोधी हैं, देखिए आप जन विरोधी हैं, प्रधानमंत्री पर उनका कोई भरोसा नहीं है, हल निकालेंगे कैसे? आयुष भाई, पहले मैं कुछ चीजों को स्पष्ट कर दूं। बेनीवाल जी और दूसरे हमारे जो विरोधी हैं वो इतने गैर प्रजातांत्रिक हो गए हैं, इतने जिद्दी हो गए हैं, इतने नासमझ हो गए हैं कि वो देशद्रोहियों
हुड़दंगियों और आंदोलनकारियों में फर्क करने से इनकार कर रहे हैं। सरेआम कांग्रेस की टॉप लीडरशिप, कांग्रेस की पंजाब की सरकार, वो लाल किले में हुड़दंग करने वालों के पक्ष में आकर खड़ी होती है और साथ में जिद करके कहती है हम तो ऐसा ही करेंगे। कांग्रेस के शिखर नेता राहुल गांधी, बीच में मत बोलिए कृपा करके, कांग्रेस के गोली मार दो, हम समर्थक हैं आपके। सुन लीजिए लेकिन अपने कांग्रेस के कैसे मारोगे आप? सुन लीजिए कांग्रेस के शिखर नेता, ये इको हो रहा है साहब, इसको ठीक कराइए। कांग्रेस के शिखर नेता राहुल गांधी कहते हैं जो लाल किले में हुआ ऐसा हुड़दंग वो गांव-गांव गली-गली में देखना चाहते हैं। सार्वजनिक रूप से कहते हैं लाल किले में सैकड़ों पुलिसकर्मियों, सुरक्षा कर्मियों को जो चोट लगी उसके बारे में एक वाक्य नहीं बोलते हैं। और यहां पर बैठकर किसानों के प्रतिनिधि प्रधानमंत्री को, उस प्रधानमंत्री को जिसको देश के करोड़ों लोगों का जन समर्थन हासिल है, प्रचंड बहुमत के साथ जिसको देश ने चुना है, देश ने जिसके प्रति अगाध श्रद्धा, रुकिए जरा, अरे रुकिए, रोको इनको रोको, मुझे मेरी बात कहने का अधिकार है। नहीं लोहान साहब देखो, सुनना पड़ेगा एक एक करके, मैं सबको इसीलिए टोकता हूँ, बीच में मत बोले कोई किसी। मैं ये कह रहा हूँ, सुन लीजिए, जिस प्रधानमंत्री को देश के करोड़ों लोगों का समर्थन प्राप्त है, करोड़ों लोगों के दिलों पर जो राज करते हैं, जो किसानों के हितैषी हैं, उस प्रधानमंत्री को ये कह रहे हैं वो देश बांटने वाला है, हम उसको हटाकर मानेंगे। तो साहब 24 में हटा लेना जब चुनाव आएगा, उससे पहले हटाने का आपका सामर्थ्य नहीं है, आपका ये सपना पूर्ण होने वाला नहीं है। एक बात, एक बड़ा भारी भ्रम पैदा हो रखा है कि कुछ लोग कहते हैं कि जिन्होंने लाल किले में हुड़दंग किया उनको आप उपद्रवी मत कहिए, आप उपद्रवियों को रोकने के लिए बैरिकेड भी मत लगाइए। मैं बहुत विनम्रता से ये बात आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो हुड़दंग करेगा, जो उपद्रव करेगा, जो कानून को हाथ में लेगा, वो मेरे परिवार का सदस्य भी क्यों ना हो, उसे हुड़दंगी, उपद्रवी और अराजक ही कहा जाएगा। हम जब कहते थे आपकी डिबेट में आयुष जी यहीं बैठकर कि इस आंदोलन को चलाने वाली लीडरशिप में ऐसे लोग घुस आए हैं जो अराजकता चाहते हैं, तो ये लोग उछल के पड़ते थे, कहते थे आप गलत कह रहे हो। लेकिन लाल किले पर जो सारे देश ने देखा, हमारी बात सच हुई। एक और गजब की बात, कैसे दोहरे चरित्र वाले लोग हैं। और चैनल पर रुक जाइए, मेरी बात पूरी होने दीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। अरे दीप सिद्धू चलाने वालों सुन लो, एक बार सुनो, मेरी सुन लो भाई, मेरी सुन लो, उसके बाद कह लेना, अपनी बारी में कह लेना, अपनी बारी में। अरे लोहान जी, काला कानून ठीक है भाई, काला कानून बता चुके हैं, सबको पता है काला कानून है भाई, उनको वापस लेना है, लेकिन उससे आगे बढ़ते हैं ना थोड़ा। आयुष भाई इनको चौहान साहब ठीक है, लोहान जी अपनी बारी का इंतजार कर ले, आ रहा हूं मैं आपके पास। वीरेंद्र जी जल्दी से कंप्लीट करें। इनको रोक लीजिए, मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। जब आंदोलन आगे बढ़ रहा था, हम कह रहे थे कि गलत लोग इस आंदोलन में घुस आए हैं। जब एनआईए ने दीप सिद्धू को नोटिस दिया तो इस आंदोलन की लीडरशिप में शामिल सारे लोग छलांगे मार मार के ये कह रहे थे कि सरकार दमन कर रही है, सरकार दीप सिद्धू के खिलाफ खड़ी हो गई है। अब जब उस दीप सिद्धू ने लाल किले में, अरे रुको, बीच में मत बोलो, बीच में मत बोलो, गुंडाई बंद कर दो, गुंडागर्दी मत करो, मेरी बात पूरी होने दो। मैं ये कह रहा हूँ, अरे रुक लो, सुन लो, गुंडागर्दी मत करो, डिबेट में भी गुंडागर्दी करो, बीजेपी और अरे गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे। अरे लोहान साहब अपनी बारी का इंतजार कर ले, अपनी बारी में क्या बोलेंगे? मैं ये कह रहा हूँ कि जब दीप सिद्धू को एनआईए ने नोटिस दिया, इसी आंदोलन की लीडरशिप में शामिल योगेंद्र यादव आंसू बहाने आ गए थे। और जब दीप सिद्धू गलत काम करते हुए सार्वजनिक हुआ तो इन्होंने, क्योंकि देश में गुस्सा था तिरंगे के अपमान को लेकर के, माफी मांग ली और उस दीप सिद्धू को डिसोन करके अब उसको भाजपा का कार्यकर्ता साबित करने पे तुले हुए हैं। ऐसे दोहरे चरित्र के लोग जो 4 दिन पहले दीप सिद्धू को अपना कहते थे, उसको नोटिस दिए, ठीक है, आज उसको बचा रहे। बालमुकुंद शर्मा जी, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड डबल है, डबल स्टैंडर्ड है आपका, और आप कह रहे हैं कि तो प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी कह रहे हैं मुझे नहीं पता
लेकिन वो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी तो ये भी कह रहे हैं कि जो लाल किले पर हुआ ऐसे गांव-गांव में होना चाहिए। भाई अगर ऐसा कहा है तो किसके मायने क्या है फिर? ठीक है, एक सेकंड, अब एक एक रिएक्शन में ले लेता हूं। देखिए समय बहुत कम है मेरे पास। बाल मुकुंद जी। आयुष जी, देखिए मैं ये समझता हूँ जो शब्द उन्होंने व्यक्त किए हैं, तो आप तो बड़े सीनियर वो हो, तो आपको ऐसे शब्द व्यक्त नहीं करने चाहिए। आपने राहुल गांधी की जी ऐसी कोई डिबेट सुनी इस हिंदुस्तान में? सारे देश ने प्रेस वार्ता सुनी है पंडित जी। आप सुनिए, देखिए मैं कभी नहीं बोलता, देखो मैं नहीं बोलता, नहीं चौहान साहब, एक मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूँ, आप कुछ भी बोलते रहे, कभी भी देखेंगे मैं आपके बीच में कभी नहीं बोलूंगा, मैं सुनता हूँ आपको, आप सुनिए। राहुल जी एक इतने शालीन और सभ्य और अच्छे परिवार से आते हैं, उनकी परवरिश ऐसे हुई है, उनकी परवरिश कोई मोदी जी की तरह नहीं हुई है, वो कोई इस तरीके से आप शब्दों का प्रयोग करने वाले नेता नहीं है। पिछले 6 साल से अगर मोदी जी के सवाल उठाने वाले वो लोग हैं, फिर बीच में बोलते आप, फिर आप बीच बोलते हैं। चलिए परवरिश पे मत जाइए, ठीक है बाल मुकुंद शर्मा जी, मुझे लगता है कि ये पर्सनल है थोड़ा सा, ठीक है। नहीं पर मेरी बात सुनिए ना, उन्होंने राहुल गांधी की भी परवरिश को लेकर के उन्होंने कोई सवाल नहीं किया, उनका एक स्टेटमेंट कोट कर रहे थे, इसीलिए मैंने कहा कि मेरी जानकारी में नहीं है, हो सकता है कि ऐसा हो सकता है कहा, और आप कह रहे हैं प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी तो उन्होंने कहीं सुना होगा, इसलिए मैं आपसे भी कंफर्म कर रहा था कि आपको और ज्यादा पता होगा अगर ऐसा कहा है तो। मैं बता तो रहा हूँ, ये ऐसे मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि मैंने वो स्टेटमेंट नहीं सुना, मेरी नजर में नहीं है, हो सकता कहा, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ ऐसा क्यों कहा अगर कहा तो। वो परवरिश की भी बात मैं कहता हूँ, परवरिश पे आ जाए, ये देखिए मेरी बात पूरी बोलना चाहिए, पूरी बात बीच में नहीं बोलना चाहिए। ठीक है वीरेंद्र जी, मैंने देखे टोक दिया, भाई परवरिश पे नहीं जाएगा कोई किसी के, भाई किसी का पर्सनल यहाँ पर नहीं है, किसानों की बात पर रहते हैं, थोड़ा सा उसी से जुड़ा हुआ बस। बाल मुकुंद, जब तक बात पूरी नहीं होगी तो उसका अर्थ नहीं निकलेगा। परवरिश से हमारा मतलब ये है कि वो खुद अपने मुंह से कहते हैं कि मैं जब 7 साल का था मैं आरएसएस की पाठशाला में चला गया था। आरएसएस की पाठशाला कौन है? जो गोडसे को सपोर्ट करते हैं, और गोडसे कौन है? जिन्होंने जो इस देश के संत के हत्यारे हैं। परवरिश ये है, और हम राहुल जी की परवरिश ये है। भी नहीं पता ना, समस्या ये, और झूठ बोलते हैं, बीच में बोलते हैं। आप मैं आपके पास आ जाऊंगा, मुझे बता देना, मैं ज्ञानवर्धन हो जाएगा, मैं आपके पास चलिए ज्ञानवर्धन भाई डिबेट के बात कर लीजिएगा, थोड़ा मुद्दे पर बात कर लेते, देखिए समय नहीं है, आप दोनों लोग एक दूसरे को डिस्टर्ब कर रहे हैं खाली, और कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। वीरेंद्र जी पर्सनली बता दीजिएगा गोडसे के बारे में, समझ लेंगे बाल मुकुंद जी, ठीक है। बाल मुकुंद जी आगे बढ़िए इससे। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, राहुल जी पिछले 6 साल से एक अकेले नेता ऐसे हिंदुस्तान में जो इस तरीके, ये तो एक काला कानून लेके आए हैं, ये पिछले 6 साल से देश को बेच रहे हैं। कौन आगे खड़ा है? राहुल जी आगे खड़े हुए हैं। उन्होंने, राहुल जी ने ये साबित किया, पुख्ता प्रूफ और प्रमाण दिए कि चौकीदार चोर है। जब चौकीदार चोर साबित हो गया तो फिर नए रास्ते निकाल दिए इन्होंने। आज किसानों को लूट रहे हैं, अपने साथियों को लुटा रहे हैं। 2 चीजें आपको साफ ध्यान में रखे चलनी पड़ेगी इस देश में। किसान, कमेरा, मजदूर, दबा कुचला लोग, इनके साथ अन्याय होगा तो कांग्रेस इनके साथ खड़ी पाएगी, क्योंकि कांग्रेस वो पार्टी है जनाब। आप 3 चीजों पर ध्यान देने की बहुत जरूरत है आज देश में। जो गरीब मजदूर तबका है, जिनके लिए कांग्रेस ने खाद्य सुरक्षा बिल लेके आई कांग्रेस, क्यों खाने का अधिकार मौलिक अधिकार है, वो जो नहीं ठीक है, ये तो आप कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया गया, लेकिन मुझे ये बताइए बाल मुकुंद जी, हल की तरफ बढ़ेंगे कैसे? क्योंकि कांग्रेस पार्टी की तो बात हम लोग कर लेंगे, किसान तो अभी यही कह रहे हैं ना, क्योंकि किसान नेता यहाँ बैठे हो तो कह रहे हैं कि भाई मोदी पर तो भरोसा ही नहीं है, तो जब प्रधानमंत्री पर ही भरोसा है ही नहीं तो हम उम्मीद करेंगे क्या मान के चलें कि अब हम इंतजार करें कि अब चुनाव कब होगा, कब ये किसान बदलेंगे सत्ता और कब इनका हल होगा? क्योंकि उन्होंने तो अपना माइंड बना लिया ना कि यहां से नहीं होगा। आप ये एक बात बताइए, आपने मोदी जी को इतना बड़ा मान लिया, अंग्रेजों पे किसको विश्वास था कि वो आजादी दे देंगे हमारे को? हमने आजादी भी ली है, ये तो हम तो वही तो मैं कह रहा हूं ना, उनको हटा करके मिली है ना, तो आपको हटाना पड़ेगा ना मोदी को, मैं यही तो बात कह रहा हूं। और क्या कह रहा हूं बाल मुकुंद जी? और लोकतंत्र के अंदर आप कैसे हटाएंगे भाई? अंग्रेजों वाला शासन थोड़ी ना, आप लोकतंत्र में कैसे हटाएंगे? चुनना पड़ेगा ना, चाहे राहुल गांधी को चुनिए चाहे किसी और को चुनिए, किसी एक को चुनना पड़ेगा ना आपको, उसके लिए आपको हराना पड़ेगा। तो हम इंतजार करें क्या भाई अब अगले लोकसभा चुनाव का? क्योंकि भरोसा नहीं है, ये बात कही जा रही है। लोकसभा तक नहीं जाना, एनडीए के जितने भी दल हैं, शिवसेना चलेगी, प्रकाश सिंह बादल जी चले गए, राजस्थान के दल चले गए, धीरे धीरे सब दल चले जाएंगे। सवाल यही है ना बाल मुकुंद जी, भाई बाल मुकुंद जी मैं यही तो कह रहा हूं ना, क्योंकि आप लोग भी तो कहते हैं ना, मानते हैं कि भाई सरकार को बात करनी चाहिए, बातचीत से हल निकलेगा। बातचीत आप उससे करेंगे ना जिस पर भरोसा हो, जब भरोसा ही नहीं तो बातचीत का मायने क्या है? तो चुनाव होना चाहिए इस देश के अंदर, साबित करिए आप लोग कि ये लोग, इनके पास बहुमत नहीं है, देश की जनता खिलाफ हो गई, इनके पास बहुमत नहीं है, इनके विधायकों से इस्तीफा दिलवाइए। व्यवस्था तो यही है ना।
लोकतंत्र की कैसे होगा? अगर चाहते हैं कि अगला लोकसभा चुनाव तक भी ना जाए, जल्दी से गिर जाए सरकार, तो गिराइए भाई। इनके विधायक कहां हैं सबको? वो भी तो किसानों के हितैषी है ना, उनको लाइए साथ में। लोकतंत्र की जितनी अच्छी परिभाषा कांग्रेस दे सकती है, इतना तो दूसरा कोई नहीं देता, क्योंकि लोकतंत्र को जिस तरीके से मजबूत किया। आपने ये कहा ना कि भाई अंग्रेज भी चले गए थे, उस बात पर मैंने आपको लोकतंत्र की परिभाषा समझाई। अंग्रेज और मोदी में अंतर है ना भाई, क्योंकि चुने हुए हैं। अंग्रेज को हम चुन के नहीं लाए थे। रणबीर लोहान जी, ये तो गलती हुई है जनता पे। तो इसीलिए इंतजार करना पड़ेगा ना। यही तो मैं कह रहा हूं ना कि उसके लिए अगले चुनाव का इंतजार करना पड़ेगा। या तो कुछ करिए ऐसा कि भाई बीच में ही गिरे सरकार, क्योंकि आप लोग कह रहे हैं भरोसा खो दिया है, किसान कह रहा भरोसा खो दिया है, तो भाई गिराइए, लाइए नई सरकार जो आपका सफेद कानून बनाए। रणबीर लोहान जी, आप ये बता दीजिए, प्रदर्शन क्या हमारा मौलिक अधिकार नहीं है? आप ये बता दीजिए। मैंने उस पर बिल्कुल ऐतराज नहीं जताया। सवाल इस बात का है कि अगर आप ये कहें कि ये जन विरोधी हो चुके हैं, ये माइंडसेट में बिठा ले, तो हल की उम्मीद हम कैसे करेंगे? मैं हल की उम्मीद की बात कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कानून अच्छा है, खराब है, गलत है, सही है, कौन सही बैठा है, कौन गलत है, किसका षड्यंत्र है, किसकी साजिश है। ये किसान के और सरकार के बीच की बात है, लेकिन भरोसा नहीं है। सवाल इस बात का है, जब भरोसा नहीं है तो बातचीत से उम्मीद करें क्या? ठीक है लोहान साहब, प्रदर्शन तो इनका हक है, लेकिन गुंडागर्दी किसी का भी हक नहीं है, इसको समझना पड़ेगा। लोहान साहब, बहुत जल्दी से लोहान साहब। देखिए चौहान साहब, अगर गुंडागर्दी की आप परिभाषा समझाना चाहते तो भारतीय जनता पार्टी को समझाएं, क्योंकि मोदी जब चीफ मिनिस्टर बने थे तो वहाँ गोदरा कांड करवा के हिंदू मुसलमान को बांटने शर्म आती है आपको? जब हरियाणा में आए तो जाट को कर दिया। अब पंजाब में पंजाब के लोगों को इनको पाकिस्तानी और खालिस्तानी बताने की कोशिश करे। शर्म तो आप लोगों को आनी चाहिए। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि जैसे अभय सिंह चौटाला जी ने अकेले विधायक पद से इस्तीफा दिया, उसी तरीके से कांग्रेस पार्टी को भी अपने विधायकों से खासकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा, जो अपने आप को किसान नेता मानते हैं, उनको इस्तीफा देना चाहिए, ताकि हरियाणा में सरकार गिरे और सेंटर की सरकार के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर आएगा। और प्रेशर ही नहीं आएगा, वो गिरेगी की मैं दावा कर सकता हूँ। और रही बात इनके 1.5 साल की, मलकानिया जी कह रहे थे चौहान साहब कि 1.5 साल हमने टाल दिया, 1.5 साल के बाद फिर ऐसा ही खड़ा है, इसका सोल्यूशन तो नहीं हुआ। इसलिए किसान पूरी सर्दी में जब वहां बैठा है, तो आपको थोड़ा बहुत तो ये देखना चाहिए कि किसान सर्दी में माताएं बहनें छोटे छोटे बच्चे वहां बैठे हुए हैं, उनकी शिक्षा का भी कोई मतलब वो नहीं देखा इन्होंने कि भाई शिक्षा बच्चों की गई हुई है। तो और दूसरी बात दीप संधू की कह रहे हैं कि दीप संधू को किसान नेताओं ने स्टेज पे नहीं चलने दिया, उतार दिया था, क्योंकि आरएसएस उसके बचाव में चिल्लाए, उसके बचाव में चिल्लाए, मोदी जी का आदमी है, उसके बचाव में चिल्लाए तो हम साहब रिकॉर्ड पर है। संधू लाल किले पे जाता है, शर्म की बात है। आपका शर्म आनी चाहिए ना, आप बचाव कर रहे हो। किले पे जाना, लाल किले के हुड़दंगियों के बचाव में जो खड़े हैं वो देश के गद्दार हैं। को गोली क्यों नहीं मारी? आपको गोली मारी थी जो लड़कियों को। आयुष भाई, एक तरफ कहते हैं गोली मारो, लाल किले पर हुड़दंग कर। लोहान साहब, अगर गोली मार दी होती ना तो फिर आप ये नहीं साबित करते यहाँ बैठ करके कि वो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं या क्या है। आप तो सीधा यही कह देते कि किसान था भाई, कैसे मार दी गोली। इतनी समझ यहाँ सबको है। केसी मलकानिया जी, बिल्कुल फाइनल कमेंट की ओर अब मैं बढ़ रहा हूं। देखिए समय नहीं है मेरे पास। केसी मलकानिया जी, मुझे ये बताइए कि अगर ये सेट हो जाए दिमाग के अंदर कि भाई देखिए अब ये तो जन विरोधी हैं, तो आप तो ये कह रहे थे कि थोड़ा इनको झुकना चाहिए, थोड़ा उनको झुकना चाहिए, लेकिन बातचीत तो वहीं होगी ना जहां दोनों लोग कम से कम ये समझ रहे होंगे क्या सामने से हल की उम्मीद है। लेकिन यहां तो ये है कि भाई ये तो विरोधी हैं, तब हल की उम्मीद हम करें कैसे? और बातचीत का क्या लग रहा है कि इस तरीके से कोई माहौल भी बन पाएगा? आयुष जी, किसानों को अब समझना चाहिए कि ये आंदोलन जो है उनके हाथ से निकल रहा है। राजनीतिक पार्टियां इसके हथियार रही हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया था कि इस कानून को आप स्थगित कर दो, सरकार को कह दिया, सरकार ने अपनी बात मान ली, 1.5 साल के लिए स्थगित कर दिया। किसानों को चाहिए कि वो भी कमेटी के आगे जाएं और अपनी समस्या रखें और बताएं भाई इस कानून में क्या कमियां हैं और उसको वापस लेने की बात करें। हाँ, इसके साथ साथ जैसे ये कानून बना, अकाली दल को सरकार नहीं समझा सकी और इसको जेजेपी को सरकार नहीं समझा सकी, तो वो अकाली दल छोड़ गया, दूसरे लोग छोड़ रहे हैं। पर अगर तुम भी अगर अदालत को नहीं समझा सकते, सुप्रीम कोर्ट को नहीं समझा सकते, तो इस आंदोलन को किसी सही दिशा में ले जाओ और
राजनीति के हाथों ना जाने दो, बैठकर इस समस्या का हल निकालो। यही है, आप सुप्रीम कोर्ट की द्वारा बनाई गई कमेटी के आगे अपनी समस्या रखें और इसका कोई हल निकाले। चलिए मलकानिया जी, आपकी इसी बात के साथ ये चर्चा मुझे यहीं समाप्त करनी होगी। आप सभी का बहुत शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। सवाल बड़ा है कि आखिर इसका हल कैसे निकलेगा और देखना यह है कि क्या बातचीत भी अब आगे किसी और दिशा में बढ़ती है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।